हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द 24 ऑफिशियल। और आज हम हैं जिला सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ असेंबली विधानसभा में। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं जिला सिद्धार्थनगर के समाजवादी पार्टी के जिला सचिव खलकुल्ला खान और इस पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सोहरतगढ़। उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि सपा की क्या राजनीतिक स्थिति है सिद्धार्थनगर और पूरे प्रदेश के। आपका हमारे चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सपा ने जिस तरह से गठबंधन किया है, एक सोशल इंजीनियरिंग फॉर्म पूरी तरह तैयार किया है, तो क्या पार्टी को इससे लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा। देखिए, हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के फॉलोवर हैं और समाजवादी का शाब्दिक अर्थ ही है समता एवं संपन्नता। डॉक्टर लोहिया ने एक नारा दिया था कि समाजवादियों ने बाधा घाट पिछड़े पावे 100 में 60। हमारे नेताओं ने एक गठबंधन के रास्ते से वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित समाज के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और सरकार जरूर बनाएंगे। 2019 में इससे पहले जो लोकसभा के चुनाव थे, बहुत स्ट्रांग गठबंधन कहा जाता था सपा और बीएसपी के, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो गठबंधन थी, और एक प्यास लगा जा रहा था कि 80 में से 60 प्लस सीटें जीतेगी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से पिछड़े समाज में अपनी पोजीशन मजबूत करके सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली थी और बीएसपी को सिर्फ 10 सीटें मिली थी, तो आपको क्या लगता है, क्या गठबंधन है क्या फिर उसी तरह फेल तो नहीं हो जाएगा 2000 में? नहीं, ये गठबंधन फेल नहीं होगा। हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे संरक्षक हैं, उनका जो अपना फार्मूला है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फार्मूला है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था, ये राजनीति के एक प्रयोग था। राजनीति में प्रयोग किया जाता है। एक बार हम असफल हुए तो असफलता जो है सफलता की कुंजी है। इस बार हम जरूर सफल होंगे। विपक्ष में आप देखें जिस तरह प्रियंका गांधी पूरे प्रदेश में वो लगाकर लोगों से मिल रही हैं, खास करके महिला वोटरों पर उन्होंने अपनी एक रणनीति बनाई है और उन्होंने वादा भी किया है कि हम असेंबली में 40% सीटें हैं हम महिला उम्मीदवार उतारेंगे। तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष बिखरा हुआ है तो बीजेपी को फायदा मिलेगा? नहीं, इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। और प्रियंका जी जो नारा दे रही हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे जिनके हम अनुयायी हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, उन्होंने कहा था नर नारी समानता की बात। तो हम लोग नर नारी समानता की बात करते हैं और सर्व समाज के उत्थान की बात करते हैं। हम लोग नारी के नाम पर, पुरुष के नाम पर, ऊंच के नाम पर, नीच के नाम पर कोई भेद नहीं करना चाहते, इसलिए हम समाजवादी हैं। आपने एक गठबंधन बनाया हुआ है, छोटे छोटे पार्टियों को आपने करके एक सोशल इंजीनियरिंग किया, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो 20-21% और जो मुसलमानों का उठा जाता है, क्या वो पूरी तरह से समाजवादी की तरफ जाएगा या MIM जो एक पार्टी है जो मुसलमानों की आवाज़ उठाती रही है, क्या वो इसमें सेध मारने का काम करेगी? देखिए, MIM के पार्टी पे हम चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते। MIM पार्टी से ज़्यादा ताकतवर UDF है, बदरुद्दीन अजमल जी की पार्टी, लेकिन वो आसाम के अलावा भारत में किसी राज्य में चुनाव नहीं लड़े और इनसे ज़्यादा विधायक हैं। और भारतीय राजनीति में 20 साल से हम छात्र राजनीति से निकले हैं, 20 साल से हम राजनीति कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में MIM का नाम हम जब सुने हैं, जब से मोदी जी का नाम सुने, और अक्सर टेलीविजनों पे डिबेट पे देखा जाता है MIM के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ डिबेट करते हैं, ना कि कम्युनिस्ट पार्टी, ना कि समाजवादी पार्टी, ना कि कांग्रेस पार्टी, ना कि अदर पार्टी के साथ। ये एक तरह से वोटों को पोलराइजेशन करवाने का जिस तरह से अखिलेश यादव ने राजभर के साथ गठबंधन किया है, RND जैन चौधरी के साथ जो जाटों और किसानों की पार्टी की यही जाती है उनके साथ गठबंधन किया है, अनुप्रिया पटेल की जो मां है जो कुर्मी वोटरों को साधने के लिए उन्होंने अपना दल एस से गठबंधन किया है, महान कराती और छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया है, तो क्या नहीं लगता अगर वो MIM को भी गठबंधन में शामिल कर लेंगे तो एक मजबूती हो जाएगी? हमारे पास MIM चीफ से, MIM के अध्यक्ष से बड़े नेता मोहम्मद आजम खान, और उन्होंने
उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि भारत के राजनीति में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बना के। आज हमारे नेता माननीय आजम खां जी जेल में हैं। सरकारी साजिश की वजह से सत्ता द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उनसे बड़ा चेहरा भारतीय राजनीति में हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। उनका समर्थन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, उन्हीं के हम फॉलोवर हैं। हमारा भी समर्थन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। आजम खां एक बहुत बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी में, मुस्लिम लीडरों में, खासकर मुस्लिम वोटरों में। आपको नहीं लगता है जिस तरह आजम खां अखिलेश सरकार में नंबर 2 के दर्जे रखते थे, उन पर जो मुकदमा है बकरी चोरी का है, किताबों की चोरी के, उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने आजम खां के लिए जिस तरह से सड़कों पे उतरना चाहिए था, उस तरह उन्होंने नहीं उतरा उनकी जेल के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है। हम सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को पता है कि हम भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि समाजवादी पार्टी के लोग आजम खां के मामले को लेकर रोड पर आए, प्रदर्शन करें, ताकि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो। जब आजम खां साहब का मामला न्यायालय में है, अभी वो मुलजिम है, ट्रायल चल रहा है, जब न्यायालय का कोई फैसला आएगा तब वो मुजरिम होंगे। अभी फैसला तो कोई आया नहीं है। लेकिन सड़कों पर एक संघर्ष फेक FIR है, उसके खिलाफ कार्यकर्ता उस तरह से नहीं दिख रहे हैं जिस तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ या उनके परिवार में। देखिए, न्यायालय का प्रक्रिया है, FIR शासन सत्ता द्वारा करवा दिया गया है, लेकिन उसका ट्रायल हो रहा है। न्यायालय में दूध का दूध पानी का पानी प्लान हो जाएगा। अखिलेश यादव की जो पार्टी है, अक्सर के कहा जाता है MY समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव। अखिलेश यादव ने इस मर्तबा कहा कि हम महिला और यूथ उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, प्लस हम नौजवानों की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है OBC का जो समीकरण है, एक OBC में जो एक वर्चस्व कहा जाता है कि यादव इसमें सबसे बड़ी जात है, उससे जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा एक वर्ग है, और यादव के साथ ना जाकर BJP के साथ हो गए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, समाजवादी, हमने बता दिया कि समाजवादी पार्टी की स्थापना जब हुई है 1992 में, तो हम लोगों ने लोहिया की विचारधारा पे काम किया है। हम लोगों का नारा था कि समाजवादियों ने बाधा घाट, पिछड़े पावे 100 में 60, पिछड़ी जात के जो लोग हैं उनको हम इकट्ठा करके, सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा करके, हमारे नेता स्वर्गीय बृजभूषण तिवारी जी, जनेश्वर मिश्रा जी, ये अगड़ी जात के थे। लेकिन BJP ने जिस तरह से निषाद के साथ गठबंधन किया, निषाद पार्टी के साथ, अनुप्रिया पटेल भी अपना दल यानी कुर्मी वोटरों को अपने पक्ष में किया है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो OBC में यादव के अलावा दूसरी तरफ से देखिए, पिछड़ों की लड़ाई वाकई में अगर कोई लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी। निषाद पार्टी ने अपने बिरादरी, अपने जात का वोट लिया और लोकसभा और विधान परिषद सीट ले लिए। आज तक अपने लोगों की लड़ाई नहीं लड़ पाए। यही जो है कोटेदार द्वारा जो गल्ला दिया जाता है, वितरण किया जाता है, किसको दिया जाता है? भिक्षा भी किसको दिया जाता है? तो ये व्यवस्था, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाए, अपने लोगों को अनुसूचित जात के दर्जा में नहीं ला पाए, अपने लोगों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक ताकत नहीं दे पाए। वो अपने और अपने बेटे के लिए काम किए हैं। निषाद बिरादरी के लोग सब जानते हैं, समझते हैं। आने वाले 2022 चुनाव में वो इसका जवाब देंगे। SC कम्युनिटी के जो मुद्दे हैं, हालांकि उनका जो वोट है 21% जो यूपी में वोट है SC कम्युनिटी का, और BSP की तरफ जाता था, लेकिन 2014 और 2017, 2019 के समीकरण के बाद SC कम्युनिटी में जो जाटो वोट है सिर्फ वो BSP का रह गया है। कोयरी और पासवान वोट ये BJP की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो उस वोट को किस तरह से समाजवादी पार्टी अपने पाले में लेके आई? देखिए, जो लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव रिजल्ट जब आया तो हम लोग जरूर चुनाव हार गए, लेकिन जो हमारा प्रयोग था, हम चुनाव नहीं हारे, हम जीते हैं। आज जो पढ़ा लिखा दलित है, सामाजिक व्यक्ति है, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को नेता मान रहा है। देखिए, बहन मायावती जी के बसपा के कई विधायक, दलित विधायक, समाजवादी पार्टी में आस्था रख के समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए और अखिलेश जी को अपना नेता माने। यह हम जरूर मानते हैं कि दलितों का वोट बसपा से ज़्यादा इस बार हमको मिलेगा और सरकार 403 सीटों से चुनाव होगा और 350 से ज़्यादा सीट हम लोग चुनाव में जीतेंगे। आप छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं,
जो सिद्धार्थनगर के जो एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पलायन का, यहाँ जो नौजवान है उनको यहाँ रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। इंटर करने के बाद लोगों को अगर प्रोफेशनल कोर्स करना हो तो लखनऊ और दूसरे प्रदेश में की तरफ मूव करना पड़ता है। तो आप जैसे नेता क्या इस मुद्दा को एक चुनावी मुद्दा हो सकता है सिद्धार्थनगर के लिए? बिल्कुल, अगर हमारी सरकार आएगी, देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, पहले हम लोगों ने शिक्षा पे काम किया है, एक यूनिवर्सिटी दिया है, हमारी सरकार ने दिया है, और यूनिवर्सिटी बनने के बाद हमारी सरकार चली गई। जो डिग्री चाहिए वो हम नहीं कर पाए। लेकिन वहाँ उस यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेशनल कोर्स ऐसे नहीं है जैसे देखिए मेडिकल हुआ, सरकार, जर्नलिज्म देखिए हुआ। जनता ने हमको 5 साल का मौका दिया था, 5 साल के अंदर हमने यूनिवर्सिटी बनवाया, उसके बाद हम प्रोफेशनल डिग्री लाएंगे, MBBS लाएंगे, BPEd, BEd, इंजीनियर, डॉक्टर सब बनाने का काम करेंगे। आज वो जो लक्ष्य है यूनिवर्सिटी बनाने का, सिद्धार्थनगर के लोगों को, नेपाल के लोगों को जोड़ने का काम है। जैसे भगवान राम का ससुराल जनकपुर था, तो समाजवादियों ने वो भी चिंता जाहिर किया, और भगवान राम को जोड़ने के लिए, उनके अनुयायियों को जोड़ने के लिए जनकपुर को ध्यान में रखते हुए, नेपाल को मित्र राष्ट्र नेपाल को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी बनवाया गया कि हमारे भारत के लोग, हमारे नेपाल के लोग शिक्षा हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बनने का काम करेंगे। किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए दिल्ली में। हालांकि कृषि कानून वापस हो गए, हालांकि उसका जो असर देखने को मिला, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों ने काफ़ी प्रदर्शन किया। ये जो पूर्वांचल का इलाका है, तो यहाँ के जो किसान यूनियन है, जो यहाँ के नेता है, उस तेज़ी से प्रोटेस्ट या धरना क्यों नहीं देते कृषि कानूनों के खिलाफ या MSP को लेकर? यूपी में जो MSP है सिर्फ 6% किसानों को मिलती है, तो क्या यहाँ किसान यूनियन कमज़ोर है या उस तरह से बड़े किसान नहीं है या सिर्फ छोटे किसान हैं? देखिए किसान तो हर जगह है। आपको हम बता दें, जैसे संघर्ष करने की क्षमता, लड़ने की क्षमता सभी लोगों में नहीं है। भाई आप देखिए जिला सिद्धार्थनगर में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले कितने लोग, बस्ती में कितने लोग, बहुत कम ही लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा, जिनको आज हम फ्रीडम फाइटर पूर्वांचल में उस तरह से किसानों का रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला जिस तरह से पश्चिमी यूपी में मिला। वहाँ गन्ना के बकाये को लेकर या गन्ना के मूल्य की बढ़ोतरी को लेकर काफ़ी प्रदर्शन होते हैं। वहाँ का किसान पढ़ा लिखा है, वहाँ का किसान लड़ाई लड़ना जानता है, वहाँ का किसान हमसे ज़्यादा उत्पादन करता है, वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा राजनीतिक हैं। बीजेपी का ये दावा है कि जो किसान है, जो असल किसान है, जो खेतों में किसान है, जो छोटे किसान है, उनको हम जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, जो 500 रुपये महीने हम दे रहे हैं, वो इस योजना के तहत हमारे साथ हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है केंद्र में, राज्य में, वो जनता के हित में नहीं है। उन्होंने लालच देके, उन्होंने जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, उन्होंने काला धन वापसी के नाम पे सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन अभी देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब गए, 70,000 की कुर्सी लगी हुई थी, 700 कुर्सियाँ थीं, इन्होंने अपना प्रोग्राम टाल दिया, वहाँ से हट गए। उसके बाद उन्होंने आनंद फानंद एक प्रोग्राम बनाया, रोड के रास्ते से जाएंगे। उनको मुद्दा चाहिए। पहले वो कहते थे हिंदुत्व खतरे में है, अब वो कहते हैं प्रधानमंत्री खतरे में है। देखिए चुनावी मुद्दा आ गया, प्रधानमंत्री खतरे में है, इसी पे वो चुनाव लड़ेंगे। जो मुफ्त राशन योजना है, जो अन्न कल्याण योजना है, ये छोटी जातियों में खास करके SC ST में जिस तरह से महीने में 2 मरतबा फ्री राशन मिल रहा है, क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नहीं कहा जाएगा? बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, और मास्टर स्ट्रोक इस तरह है, अगर कोई आदमी, कोई नौजवान पढ़ा लिखा हो, अगर हम उसको 1,000 2,000 रुपया महीना देना चालू कर दें, तो क्या वो नौकरी करने जाएगा बॉम्बे? क्या वो कानपुर जाएगा या किसी फैक्ट्री में नौकरी करेगा? आज जो भारतीय तो आखिर वो जनता ही का पैसा जनता को दिया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ की जनता का वो नब्ज पकड़ लिया कि इनको इनके काम भर का पैसा दो, ताकि ये अपना रोजगार ना कर सकें, ये पढ़ाई ना पढ़ सकें, ये लड़ ना सकें, तो ये भिखारी बनाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार में एक बहुत बड़ा इल्जाम ये लगता है कि जब समाजवादी की सरकार आती है तो थानों में खास करके यादवों की नियुक्ति होती है, हर टेंडर में यादवों को प्रेफरेंस दिया जाता है,
और एक गुंडा राज कहा जाता है। बीजेपी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है और उसमें छोटी जातियाँ और अन्य कम्युनिटी को उस तरह उनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। तो ये जो मुद्दा है उसको आप कैसे देखिए, पहली बात तो ये समझे कि ये गलत है और विरोधी पार्टियों का दुष्प्रचार है। समाजवादी पार्टी में जितनी नियुक्तियां हुई आरक्षण को ध्यान में रखते हुए, अब हम ही बता सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है कितनी सीटें दे रहे हैं उसको? अब देखिए, वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है और हम लोग ये मन बना चुके हैं और आम जनता उत्तर प्रदेश की ये मन बना चुकी है, त्याग तपस्या बलिदान देके समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई जाएगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया पिछली जाएगा। मरतबा सिद्धार्थनगर के 5 सीटों में से 5 भाजपा को गई थी, इस मरतबा 5 सीटों में से कितनी सीटें दे? भारतीय जनता पार्टी इस बार 0 पर रहेगी, यानी 5 के 5 समाजवादी के खाते में जाएगी। आखिरी सवाल यह है कि बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा इशू है और राम मंदिर का, अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के एक रैली में कहा जो वहाँ की श्री कृष्ण जन्मभूमि है, वृंदावन का जो मामला है कि अगर राम मंदिर बनना है तो मथुरा पीछे क्यों नहीं रहेगा? तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या पोलराइजेशन की तरफ चुनाव नहीं जा रहा? ये पोलराइजेशन नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मुद्दा है। हिंदुत्व के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे उनका काम है, लेकिन हम लोग सर्व समाज की बात करते हैं। तो क्या लग रहा है कि जो समाजवादी जो मूवमेंट था, अब अखिलेश यादव परशुराम की मूर्ति बनाने की कह रहे हैं और ब्राह्मणों को अपने ओर साधने की कोशिश है, तो जो समाजवाद का जो मुद्दा है कहीं मूर्ति में तो नहीं, इसकी तरफ तो हम नहीं बह रहा है। हमारे जो समाजवादी नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, स्वर्गीय ब्रजभूषण तिवारी, ये ब्राह्मण, ये लोग जनियो तोड़ो आंदोलन भी चलाए हैं। स्वर्गीय तिवारी जी जनियो नहीं पहनते थे, जनियो तोड़ो आंदोलन चलाए, दलितों के घर भोजन किए। आज है कोई ब्राह्मण नेता भारतीय जनता पार्टी का जो दलितों के घर भोजन करेगा, पीड़ित के घर भोजन करेगा, आदिवासियों के घर भोजन करेगा? अमित शाह कई मरतबा दलितों के यहाँ भोजन तो दिखावा का काम किया है। सचमुच अगर जो समाजवादी तो आप ये कैसे कहते हैं कि अगर विपक्ष पार्टियां करती हैं तो दिखावा है और आप करें तो हमने जनियो तोड़ा है। हमें याद है स्वर्गीय तिवारी जी जनियो नहीं पहनते थे। हमने पूछा कि गुरुजी आप जनियो क्यों नहीं पहने? कहा हम लोगों ने एक आंदोलन में हम लोगों ने शपथ ले लिया था कि अब जनियो नहीं पहनेंगे। तो उनका उद्देश्य था सामाजिक बराबरी, समाजवादियों का नारा था, समाजवादियों का कहना था कि चुर्की और दाढ़ी की पहचान नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव की रैली में बहुत तेजी से भीड़ आ रही है। यही भीड़ बिहार में तेजस्वी यादव की रैली में आ रही थी, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो वहाँ एनडीए ही की सरकार बनी। तो आपको क्या नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव उत्साहित हो रहे हैं भीड़ को देखकर? देखिए, भीड़ में जोश है और भारतीय जनता पार्टी से जो जनता को उम्मीद, भारतीय जनता पार्टी जनता पर खरा नहीं उतरी है। उनकी भावनाओं पर, उनके सोच पर, उनके विचारों पर इन्होंने नौकरी नहीं दिया, फिर इन्होंने बेचने का काम किया है। अब आप नरेंद्र भी तो कह रही है कि हमने एक पिछड़े वर्ग को मुख्यमंत्री बनाया है, एक पिछड़े वर्ग के नरेंद्र मोदी एक ओबीसी उससे आते हैं, इसीलिए ओबीसी में उसकी अच्छी खासी पकड़ हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि पिछड़ा बनाने का काम कौन किया है नरेंद्र मोदी? बीपी मंडल लागू हुआ, किसने लागू कराया? समाजवादियों ने लागू करवाया। पूरे भारत में लड़ाई लड़ा, समाजवादियों का नारा था कि पिछड़ों, समाजवादियों ने बाधा घाट पिछड़े पावे 100 में 60, और इन्होंने मंडल फार्मूले के खिलाफ भाजपा ने कमंडल लाने का काम किया था। पिछड़ों के असली लड़ाई लड़ने वाले हमदर्द समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के लोग। लेकिन नीट जो मेडिकल परीक्षा होती है पूरे देश में होती है, उसमें से तो 27% आरक्षण का काम ओबीसी को देने का काम बीजेपी ने किया। देखिए, आरक्षण में उन्होंने बेईमानी किया है। केंद्र में और राज्य में उनकी सरकार थी, उनको आरक्षण बहुत पहले लागू करना चाहिए। ये चुनाव से पहले उन्होंने लागू किया है। फिर एक बात हम कहना चाहते हैं कि समाजवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है कि समाजवादियों की विचारधारा अगर मान ली जाए, समाजवादी लोग कहते थे कि दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे खलकुल्ला और रामकरण में अंतर नहीं होना चाहिए। किस बात का? जैसे आप जब आप चुरकी रखा, रामकरण चुरकी रखाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में हिंदुत्व की बात नहीं। तो चेहरे का बनावट जो है, जो हमारा ड्रेस है, जो हमारा चरित्र है, ठीक है, पहनावा ओढ़ावा से भी चरित्र का निर्माण होता है, चेहरे के बनावट से भी चरित्र का निर्माण होता है। तो समाजवादियों का कहना था, समाजवादियों का मानना भी है कि सब बराबर हैं और धर्म अपने जगह पे है, लेकिन जो शारीरिक बनावट है उसको दिखावे में नहीं लाना चाहिए।
लेकिन आर्टिकल 25 जो इस बात की हर आदमी को परमिशन देता है कि अपने रिलीजियस के हिसाब से पहने, दाढ़ी बढ़ाए, और हर रिलीजियस क्या है, तो अगर समाजवाद ये सिखाती है तो क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? नहीं, ये हम नहीं कहते। समाजवादी पार्टी इसका विरोध नहीं करती है। समाजवादी पार्टी का मतलब कहने का उद्देश्य यह है कि वस्त्र, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग पीला वस्त्र धारण करते हैं, पीला वस्त्र सिर्फ उन्हीं का समाजवादी है। वाले पे भी तो लाल टोपी लगाते हैं। नहीं, पीला वस्त्र उन्हीं का है, वही सिर्फ हिंदू धर्म के हैं, अखिलेश यादव का नहीं, जी का नहीं है। नहीं, वो तो सबका है, लेकिन लाल टोपी है ना? समाजवादी के भी तो एक सिंबल होता है। देखिए, ये कहने का उनका जो उद्देश्य है कि हम वस्त्र पहन के, कपड़ा पहन के, चेहरे के बनावट रख के, भाषा से हम पोलराइजेशन करने का काम करें, तो ये समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। चेहरे से, बनावट से, कपड़े से किसी का पहचान नहीं होना चाहिए। सब बराबर है। हम सबके उत्थान की बात करते हैं, हम समता और संपन्नता की बात करते हैं। आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। यूपी की तमाम खबरें, पॉलिटिकल, राजनीतिक खबरें के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।